नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज़ चलाई जा रही है नेक्सस जीएस पर। और इसके पहले भी एक वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है और एक क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डेली आपका 3 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको दी जाएगी और क्वेश्चन के साथ आपको आंसर का पीडीएफ भी दिया जाएगा, एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। उसके बाद नाइट में आपको आंसर राइट करके हम लोगों को भेज देना है। उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाएगा आपने यहाँ पे ये गलतियाँ की हैं, यहाँ पे ये गलतियाँ की हैं। तो ये आंसर राइटिंग जो श्रृंखला है उसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 22,000 लोग आज की डेट तक जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़ जाएं और निश्चिंत होकर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो बैच किया था ऑलमोस्ट 10-11 लोग थे और जिसमें से फाइनली 3 सेलेक्ट हुए थे, मेंस से क्वालिफाई किए थे इंटरव्यू के लिए। फ़िलहाल फाइनली 1 लोग सेलेक्ट हुए हैं। चलिए, इंटरव्यू में फाइनली 1 लोग सेलेक्ट हुए थे। चलिए, ये 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली पहले क्वेश्चन की एग्जैक्टली है क्या। आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करिए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो पहले तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इसको पढ़ें, तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि GS2 से आपका ये पेपर है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। तो संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है और ये लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार कार्य करते हुए अपना प्रतिवेदन सदन को सौंपती है। संसद इतनी भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए सभी विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य जो हैं अत्यधिक विविधापूर्ण होते हैं, जटिल होते हैं और वृहद होते हैं। साथ ही संसद के पास पर्याप्त समय नहीं है तथा आवश्यक जो विशेषज्ञता है उसकी भी कमी होती है, जिसके कारण समस्त विधायी उपायों तथा जो अन्य मामले हैं उनकी गहन छानबीन संभव नहीं हो पाती है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि अनेक समितियां संसद को इसके कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियों का जो वर्गीकरण है किया जा सकता है और इसी वर्गीकरण में वित्तीय समितियों के अंतर्गत प्राक्कलन समिति का नाम भी आता है। प्राक्कलन समिति जो है लोकसभा के करीब 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। समिति का कार्य जो है बजट में सम्मिलित प्राक्कलन मतलब एस्टिमेटेड की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना है। ठीक है, इसलिए इसे सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समिति जो है वर्ष भर काम करती है और अपनी रिपोर्ट समय समय पर सदन के समक्ष रखती जाती है। उसके सुझावों का असली लाभ यह होता है कि सरकार संसद से आगामी वर्ष के बजट में बढ़ा चढ़ाकर राशि की मांग नहीं कर पाती है। तो डेली आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, और उन 3 क्वेश्चंस का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा जिससे आपको वो सर्च ना करना पड़े इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा उसके लिए माथापच्ची ना करना पड़े। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जितने लोग भी फ़िलहाल नेक्सस जीएस से अभी भी जुड़े हुए हैं मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो उनके लिए बहुत संक्षिप्त चीज़ें देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम आपको एक दिन में 10-10 क्वेश्चन दे दें और वो आप पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्व आप कर पाओगे। एक दिन आप कर ले जाओगे, नेक्स्ट डे आप नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर जो हम लोगों ने श्रृंखला निकाली, इवन 2018 बैच में भी यही श्रृंखला लगातार चलाई गई थी कि एक दिन में आपका प्रतिदिन 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते थे और इन 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके रात में सेंड आउट करना पड़ता था। उसके बाद आपकी कॉपी चेक होती थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका सल्यूशन हो जाता था। और फीस इसकी बहुत न्यूनतम है। टोटल जो बैच की फ़ीस है वो 5,000 रुपये है टिल आपका एग्जामिनेशन, मतलब 22 जनवरी तक आपका इतनी ही फीस आपको देनी है। इसके अलावा कोई भी और फीस देनी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे और जितने भी होंगे वो इस बेसिस पे होंगे कि वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करते हैं। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अर्धन्यायिक मतलब इस निकाय से क्या तात्पर्य है, मतलब उदाहरण से इसको समझाइए एग्जैक्टली है क्या। तो अर्धन्यायिक निकाय ऐसे संगठन हैं जिनके पास कानून लागू करने वाले निकायों जैसे न्यायालय हो गया उसके समान शक्ति होती है।
किंतु ये न्यायालय नहीं है, कोई भी प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी तभी अर्ध न्यायिक कही जाती है जब उसके पास न्यायिक कार्य मतलब जुडिशियल फंक्शन की कुछ विशेषताएं हों, किंतु सभी नहीं। जहां न्यायालय सभी प्रकार के विवादों में निर्णय देने की क्षमता रखता है, वहीं पे अर्ध न्यायिक निकाय की शक्तियां अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं और इनके द्वारा दिए गए दंड अपराध की प्रकृति और गहनता पर डिपेंड होते हैं, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब भारत में अर्ध न्यायिक निकायों के उदाहरण के बारे में हम लोग बात करें तो पहला जो उदाहरण आता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आ जाता है। यह भारत में प्रतिस्पर्धा कानून में वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया है और यदि पता हो कि प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जा रहा है तो दंड भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बोला जाए तो अधिक गंभीर मामले में किसी कंपनी पर मतलब जिसने प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया हो, पिछले 3 वर्षों के टर्नओवर का मैक्सिमम 10% जुर्माना लगा सकता है। अब बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। तो ये केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है और इनका निराकरण करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से मना करना आदि की शिकायत पर केंद्रीय सूचना आयोग कार्यवाही करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की तरह राज्य सूचना आयोग भी अर्धन्यायिक निकाय है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में। तो या पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामले सहित पर्यावरण संरक्षण और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और तीव्र निपटारा करता है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में न्यायाधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा यमुना नदी के किनारे दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न प्रदूषण पर जुर्माना लगाया था। एक और है दूरसंचार विवाद समाधान और अपील न्यायाधिकरण। तो आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको 150 क्वेश्चंस या 200 जो आपका शब्द होते हैं उनमें आपका 200 शब्दों में आपका क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिससे कि चाहे वो छोटे क्वेश्चंस आए या बड़े आए आप दोनों ही कर ले जाओ। तो यह दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न हुए विवादों की सुनवाई और उनका निराकरण करता है और वर्तमान में रिलायंस जियो के फ्री कॉलिंग को लेकर विभिन्न कंपनियों जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल द्वारा है, इनके द्वारा लगाए गए आरोपों की सुनवाई कर रहा है। इसमें धीरे धीरे डिसीजंस भी आते रहते हैं। तो उपरोक्त जैसे हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे बीच बीच में आप इस तरह की चीज़ें लिख दोगे अपने आंसर में तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आप लोगों को। जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो उसके मार्क्स आपको बेटर मिलते हैं। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो लगेगा हाँ यार ये लड़का जो या फिर जिसने भी लिखा है, लड़का हो या लड़की, जिसने भी लिखा है उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, जिसकी वजह से वो बेहतर एक नोट्स लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी निकाय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके अतिरिक्त उपभोक्ता न्यायालय हो गया, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण हो गया, इन तरह भी आदि जो अर्धन्यायिक निकाय हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। अब अर्धन्यायिक निकायों की सीमाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रशासकीय अधिनिर्णयों की कार्यवाही का प्रकाशन नहीं होना, तथ्यों को की समुचित जांच नहीं होना, निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार। उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी अर्धन्यायिक निकाय निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे यह न्यायपालिका के कार्यों को के भार को कम करती है, यह जटिल मुद्दों का विशेषीकृत समाधान करने में सक्षम है, या कम खर्च में तीव्र न्याय दिलाने में सहायता प्रदान करता है, ये सहायता करता है। इसके अंतर्गत परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से इतर खुली कार्यवाही और तर्क के आधार पर निर्णय होता है। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं। देखिए ये भी आपका करंट का ही लगभग से क्वेश्चन है तो GS3 का, लेकिन आप करंट से इसको रिलेट कर सकते हैं कि करंट में से जो किसानों से रिलेटेड समस्याएं हैं, किसान संगठन से रिलेटेड समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं और होपफुली उसके बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर है। अगर इन सब टॉपिक पर आप मिस आउट कर रहे हैं तो तैयारी आपकी कमज़ोर है। मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो ये नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस पर आधारित है, या बोल सकते हैं कि इतना सिलेबस है हम लोगों को पढ़ लेना है। सिलेबस इसका बहुत बड़ा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और उस सिलेबस से हमको चीज़ें छाँटनी है, हमें स्मार्ट काम करना है, ना कि हमें ऐसा हार्ड काम करना है। हार्ड काम तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए। और आज तक आप जितने भी पीसीएस आईएएस को जानते होंगे, जो भी एग्जामिनेशन क्लियर करके जाता है, कोई भी पूरा सिलेबस तैयार करके नहीं रखता है। अगर आप पूरा सिलेबस तैयार करने बैठोगे तो आप सिर्फ 1 साल तक सिलेबस ही तैयार करोगे, और वो भी अगर 1 साल में कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। तो आपको काम ये करना है, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अगले 3 महीने के लिए बात कर रहे हैं। आज हुआ है आपका 30 अक्टूबर 2020, तो 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर और 22 जनवरी को आपका पेपर है। तो कम समय में हम लोगों को कैसे बेहतर रणनीति के साथ काम करना है वो हमारी तैयारी में आपको दिखना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने सभी लोगों को बताया, इस बैच में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया गया है। जो नेक्स्ट बैच है यूपी पीसीएस मेंस का, वो आपका, उसके बारे में भी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। 1-2 दिन के अंदर ही आपका एक नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।